दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि जिम कॉर्बेट ने इंडिया क्यों छोड़ा था जबकि वो भारत से इतना प्यार करते थे। 3 पीढ़ियों से ये उनका देश था। ऐसा नहीं था कि जिम कॉर्बेट खुद आके यहाँ बस गए थे। उन्होंने तो जन्म लिया था, उनके पिताजी ने भी जन्म लिया था, उनके पिताजी ने लिया था। यानी कि ये भारत, जिस तरह से केनेथ एंडरसन 6 पीढ़ी से इंडिया में थे, आयरलैंड के निवासी जिम कॉर्बेट 3 पीढ़ी से भारत में रहते थे। लेकिन उसके बावजूद भारत के विभाजन के बाद, अगस्त में विभाजन हुआ, नवंबर में 1947 में जिम कॉर्बेट ने केन्या जाने का फैसला ले लिया था। तो क्या वजह थी, लोग अक्सर मुझसे कमेंट में पूछते हैं। कुछ बातें मैं डिस्कस करूंगा, जैसे कि चर्चा करता हूं। अपना इसका नाम ही है जंगल पॉडकास्ट। कोई दावा नहीं होता, लेकिन जनरली मैं कोई भी बात ऐसी शेयर नहीं करता जो सिर्फ मैं उसमें अपना इनपुट डालता हूं। लेकिन जो भी बात मैं बोलूँगा कहीं ना कहीं वो प्रिंट हुई है। इसके पहले भी जो बात बोली वो कहीं ना कहीं प्रिंट हुई थी, तभी मैंने बोली है। सिर्फ वो जो पहले वाला एक जंगल पॉडकास्ट था कि जिम कॉर्बेट को पैनिक अटैक आते थे, शायद वो भी कहीं ना कहीं पब्लिश्ड बात थी। कुछ यूट्यूबर्स सवाल उठाते हैं कहाँ पब्लिश्ड है, लेकिन मैं ही क्यों बता दूँ तुम्हें कहाँ पब्लिश्ड है, खुद ढूंढो क्योंकि मैं पकी पकाई खीर तुम्हें थोड़ी दूंगा। लेकिन पब्लिश्ड है, आप चिंता मत करो। ऐसी कोई बात मैं यूट्यूब में नहीं बोलूँगा जो कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया में नहीं थी, क्योंकि मीडिया में मीडिया में तो दूसरे चैनल भी हैं। तो मैं किसी यूट्यूब चैनल को देख के कोई बात नहीं बोलता, लेकिन जो प्रिंट मीडिया है वो अलग मीडिया है, उसकी बात पब्लिश हो चुकी है। वो मैं अक्सर कोट करता हूँ। नहीं तो जिम कॉर्बेट साहब से मेरी मुलाकात तो हुई नहीं, मैं उनके बारे में जो भी जानता हूँ वो प्रिंट मीडिया में पढ़ के। अब अगर आप बोलोगे कि सुनी सुनाई बात पे क्यों नहीं जानते, तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं। जिम कॉर्बेट साहब एक तो अपने समय में पॉपुलर थे, जिस टाइम पे वो भारत में थे, पूरा इलाका उस टाइम पे मीडिया भी पब्लिश करता था, और या फिर आज पॉपुलर है। बीच का जो टाइम था उसमें जिम कॉर्बेट साहब बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं थे। यहाँ तक कि नैनीताल के लोग नहीं जानते थे कि जिम कॉर्बेट साहब कौन है, जब तक इंटरनेट नहीं आया था 1995 के आसपास। उसके पहले जिम कॉर्बेट साहब भारत छोड़ के चले गए 1947 में। 55 में उनकी डेथ हुई केन्या में। इसके बाद का जो टाइम था करीब 40 साल का, उस 40 साल में जो लोग वाइल्ड लाइफ में रुचि रखते थे, अच्छे सोशल सर्किल वाले, एक आम आदमी जिम कॉर्बेट साहब को नहीं जानता था। भले ही उनके नाम पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, लेकिन वो कौन थे, कहाँ रहते थे, ये बातें दोबारा हाईलाइट होनी शुरू हुई मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। जब लोगों ने सर्च करना शुरू किया, गूगल पॉपुलर हुआ था 1999 या 2000 के आसपास। तो जब लोगों को सर्च करने का ऑप्शन आया, क्योंकि पहले किसी के पास इतना टाइम नहीं होता था कि लाइब्रेरी जाए, बुक खरीदे, और बुक भी कहाँ से खरीदे जब उस लाइब्रेरी में वो बुक अवेलेबल ही नहीं है। तो जिनके पास बुक अवेलेबल थी वो जानते थे जिम कॉर्बेट। मैं ये नहीं बोल रहा सारे नहीं जानते थे, लेकिन एक आम आदमी, आज रामनगर का एक एक आदमी जानता है जिम कॉर्बेट साहब कौन थे। नैनीताल के भी 70 to 80% लोग जानते हैं। छोटी हल्द्वानी जो गांव है वो तो जानेंगे ही, वो गांव ही जिम कॉर्बेट का गांव है। तो ये जो जिम कॉर्बेट का लोग के बारे में आज पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान इंटरनेट का है कि जब लोग जानना चाहते हैं सर्च कर लेते हैं। तो दोस्तों हुआ ये था कि जब जिम कॉर्बेट साहब ने डिसाइड किया कि उनको केन्या जाना है, तो वो वाया लखनऊ गए थे। पहले हल्द्वानी से ट्रेन पकड़ के गए लखनऊ, और लखनऊ से उनको मुंबई जाना था, और मुंबई से उनको केन्या जाना था। लखनऊ में उनको छोड़ने के लिए गए थे राम सिंह नेगी जी। वो बच्चों की तरह फूट फूट के रो रहे थे। कॉर्बेट साहब ने गले से लगा लिया था, और क्योंकि सारे लोगों को बताया नहीं गया था कि कॉर्बेट साहब जा रहे हैं, नहीं तो पूरा गांव ही पहुंच जाता उनको विदाई देने के लिए, उनका जाना मुश्किल हो जाता। राम सिंह नेगी को जिम कॉर्बेट साहब बहुत पसंद करते थे, और जब वो जा रहे थे केन्या तो अपने बैंक को एक लेटर लिख के दे के गए थे कि मेरे खाते से हर महीने 10 रुपये राम सिंह नेगी जी को दिए जाए। और वो बैंक देता रहा जब तक कि 1955 में जिम कॉर्बेट साहब की डेथ नहीं हो गई। यानी कि 7 साल तक बैंक ने वो 10 रुपये महीना दिया। 10 रुपये का अंदाज़ा आप लगाओगे, आज की डेट में वो 5,000 से 10,000 रुपये महीना के बीच में होना चाहिए।
अब दोस्तों, जब लखनऊ स्टेशन में लोगों ने देखा कि एक अंग्रेज से लिपट के भारतीय रो रहा है और फूट फूट के बच्चे की तरह रो रहा है, क्योंकि उस वक्त तो देश आज़ाद हुआ था, 1947 में अगस्त में हुआ था, ये नवंबर की बात है। तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि अंग्रेज़ों के जाने की तो खुशी थी, एक अंग्रेज़ के जाने का इतना दुख कोई कैसे मना रहा था। जब लोगों ने पूछा तब राम सिंह नेगी ने बताया कि हमारे गांव में खबर नहीं है कि साहब जा रहे हैं, कारपेट साहब, नहीं तो पूरा गांव यहाँ खड़ा होता स्टेशन पे। उनके बारे में बताया लोगों को। तो कारपेट साहब, कई बार अभी जो मैंने पिछला जंगल पॉडकास्ट किया था जिसमें जिम कॉर्बेट की बायोग्राफी लिखी थी, तो मैंने टाइटल दिया था कारपेट साहब। तो बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। अब इतने सारे कमेंट आते हैं हर चीज़ के बारे में, तो आप कमेंट में जवाब नहीं दे सकते। कारपेट साहब एक प्रचलित नाम था कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट का, जिनको कि लोग प्यार से बुलाते थे। नाम कैसे पड़ा था? शेर सिंह नेगी जी थे उनके गांव में, उनके प्रिय थे, शिकार में उनके साथ थे, वो उनको कारपेट साहब बुलाते थे। और धीरे 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 बहुत सारे लोग कारपेट साहब बोलना शुरू हो गए। वो आप बोल सकते हो अपभ्रंश। कॉर्बेट का हिंदी में गांव के लोगों के हिसाब से अपभ्रंश, कारपेट साहब। और जो मार्टिन बूथ ने बायोग्राफी लिखी है जिम कॉर्बेट की, उसका टाइटल भी यही है, कारपेट साहब। और जो शेर सिंह जिन्होंने ये नाम प्रचलित किया था, जिन्होंने नाम रखना शुरू किया था, उनको इतना पसंद करते थे जिम कॉर्बेट कि जब वो अपना मतलब देश छोड़ के जा रहे थे तो अपनी एक भरमार बंदूक इनको गिफ्ट कर गए थे, जो कि उनके परिवारजनों के पास अभी भी थी। मैंने उस गांव गया हूँ, छोटी हल्द्वानी, जिसे जिम कॉर्बेट का गांव बोला जाता है। आजकल मूल निवासी तो बहुत कम है, लेकिन हैं अभी। उनका परिवार है, शेर सिंह नेगी जी का। उनके घर भी मैं गया था। और वो चौपाल, एक जो मचान सा बना है, नीचे जानवर बांधे जाते हैं, ऊपर बैठक है लकड़ी की, वो मैंने अपने वीडियो में दिखाई है। अगर आप देखना चाहोगे तो छोटी हल्द्वानी या विवेक अवस्थी लिख के आप यूट्यूब में सर्च कर दोगे तो वो वीडियो आ जाएगा, क्योंकि ऐसे लिंक कहाँ बता पाऊँगा, काफ़ी पहले की बात है। तो वो अब लेकिन बंदूक शेर सिंह नेगी जी के घर पे नहीं है, थाने में जमा है, काला डूंगी के थाने में है। तो वो दे गए थे कि गांव की सुरक्षा के लिए जानवरों से, हाथी वगैरह आते हैं, फायर करने के लिए देके गए थे। इतना उनको पसंद करते थे। अब जिम कॉर्बेट की जो जीवनी है वो मैं इस वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो तो मैंने एक पॉडकास्ट जिम कॉर्बेट की बायोग्राफी बनाई हुई है, आप वो देख लेंगे तो उसमें सारा डिस्कस किया है। उसके अलावा जो बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ कि जिम कॉर्बेट ने जो शिकार किए थे, वो जो ऑफिशियल शिकार, जो मैन ईटर को मारने वाले थे, शिकार तो बचपन से कर रहे थे, लेकिन वो अवैध शिकारी नहीं बोल सकता, क्योंकि जिम कॉर्बेट जैसे ही बड़े हुए थे, क्योंकि काफ़ी रसूख वाले थे, और वो मुद्दा इससे टॉपिक से जुड़ा हुआ है, तो उनके पास परमिट था, किसी भी जंगल में जाके वो शिकार कर सकते थे। तो उनको अवैध शिकारी तो नहीं बोल सकते, सरकार का परमिट उनके पास था। लेकिन वो शिकार जो लोगों के भलाई के लिए नहीं, खुद के लिए होते थे, मुर्गी मारना, ये सब मारना, हिरण मारना, कांकड़ मारना यानी बार्किंग डियर, ये सब बहुत करते थे। तो वो नहीं, 1907 से मैन ईटर मारने शुरू किए थे और 1938 तक मारते रहे थे। तो उस टाइम पर कुमाऊं और गढ़वाल, जहाँ तक उनकी पॉपुलैरिटी थी, उन इलाकों में ये बात थी लोगों को कि कारपेट साहब को चिट्ठी लिख दो तो वो ज़रूर आएंगे। टेलीग्राम करते थे या चिट्ठी लिखते थे। उनके इलाके में जहाँ भी टाइगर की समस्या होती थी, लेपर्ड की, आदमखोर की, वो चिट्ठी लिखते थे और पहली फुर्सत में जिम कॉर्बेट जाते थे। जैसे कि चंपावत मैन ईटर के लिए उनको बुलाया था, वो तो सरकार ने ही बुलाया था, तो उन्होंने शर्तें रखी थी कि बाकी के शिकारियों को हटाओ, क्योंकि उन्हें डर होता था कि जब दूसरे शिकारी हैं तो वो गोली मार देंगे आहट पे, कहीं मुझे ही ना मार दे या मेरी गोली से वो ना मर जाए, क्योंकि जंगल में तो पता चलता नहीं है। एक घटना अभी किसी ने कमेंट भी लिखी थी, जो मैंने पोचर्स की प्रॉब्लम के बारे में बताया था, तो उसमें किसी ने बताया था कि 2 फॉरेस्ट की टीम थी, यहीं जिम कॉर्बेट की बात है, अभी की, करंट टाइम की। शिकारी निकल के भाग गए और दोनों टीमें एक दूसरे को पोचर समझ बैठी थी रात के अंधेरे में। अगर अभी मेरी जो दूसरा मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ मैं वाइल्ड लाइफ स्टोरीज सुनाता हूँ, वहाँ पे एक स्टोरी चल रही है, उस चैनल का नाम है विवेक अवस्थी वाइल्ड लाइफ स्टोरीज। और वहाँ पे अभी रिसेंटली मैंने एक स्टोरी सुनाई है केनेथ एंडरसन की, किलर ऑफ वायनाड करके उसका टाइटल है। तो उसमें अपने दोस्त के साथ मैन ईटर को मारने के लिए केनेथ एंडरसन बैठे थे, पीठ से पीठ लगा के रात को। जब मैन ईटर आ गया, उसे मालूम चल गया कि यहाँ पे कोई है, और दहाड़ने लगा, सर्किल काटने लगा, गोल गोल चक्कर।
तो एंडरसन बोले कि मैं जाता हूँ इसको दिखाने के लिए कि जो आदमी था वो चला गया, या तो तुम गोली मार देना या तो मैं मार दूंगा। अंधेरे में चले, थोड़ी सी उन्होंने टॉर्च जलाई और उसमें मैरिटर उनकी तरफ चार्ज कर रहा था। तो कायदे से जब टॉर्च जल रही थी तो इनके दोस्त को तो नहीं मारनी चाहिए थी गोली, लेकिन इनके दोस्त ने भी टॉर्च जलाई और फायर कर दिया। और जब इनके दोस्त ने टॉर्च जलाई तो वो सीधे केनेथ एंडरसन की आंखों में पड़ी और उनको वो टाइगर दिखना बंद हो गया जो उनकी तरफ आ रहा था। वो साइड हटे, उस दोस्त ने गोली मार दी, पहली गोली मारी टाइगर को, टाइगर मरा नहीं, 4 फीट की दूरी बैठा था। और दूसरी गोली जो उस दोस्त ने मारी, तिमैया नाम था, वो एंडरसन के पैर के एकदम पास लगी और वहां से धूल उड़ी। तो ऐसी घटनाएं जंगल में हो जाती हैं, जबकि ये तो एक टीम थे, एक साथ शिकार कर रहे थे। अगर 2 टीम हो तो एक दूसरे को ही गोली मार देंगी, इसलिए उनकी शर्त थी कि बाकी सारे शिकारी हटाओ। उन्होंने मारा। शिकार से संबंधित कई बार उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे, लेकिन मैं वो दूसरे वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, जो जिम कॉर्बेट की बायोग्राफी के बारे में बताया है कि वो बैचलर ऑफ पवलगढ़ के बारे में हुआ था। कई बार हुआ है कि उन्होंने टाइगर्स के बच्चे मार दिए, कि 3 थे तो तीनों को गोली मारी, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं चल रहा था दूर से, क्योंकि सब अडल्ट बच्चे थे, उनको मालूम नहीं चल रहा था कि ये मैन ईटर कौन सा है, उनके पास कोई जरिया था नहीं, इसलिए। लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और इस टॉपिक पे भी उसी बात पर आधारित है जिम कॉर्बेट का इंडिया को छोड़ के जाना। जिम कॉर्बेट केवल शिकार नहीं करते थे, वो जानवरों के बारे में बारीकियां गांव वालों को समझाते थे ताकि वो अवेयर हो जाए। जैसे वो बताते थे कि टाइगर जब मैन ईटर बन जाता है तो उसे इंसानों का डर खत्म हो जाता है, वो दिन में भी शिकार करने लगता है। लेकिन लेपर्ड, जिसका कि साइज छोटा होता है, वो मैन ईटर बन जाता है, उसके बावजूद वो थोड़ा डरता है इंसानों से, रात को शिकार करता है। तो इसलिए अगर कोई टाइगर मैन ईटर बन जाता है तो उसे मारना थोड़ा आसान है, लेकिन अगर लेपर्ड मैन ईटर बन जाता है तो उसे मारना थोड़ा मुश्किल है। वो ये भी बताते थे कि लेपर्ड ज़्यादा चालाक होता है, टाइगर जेंटलमैन होता है। अब दोस्तों, जहाँ मैं खड़ा हूँ ये पीछे टाइगर टेरिटरी है, और जानबूझ के मैंने माइक नहीं लगाया क्योंकि नॉइज़ कैंसिलेशन से आप लोगों के पास आवाज़ नहीं आती, कई बार कॉल भी होती है। तो आज जंगल की आवाज़ें आपके पास आ रही होंगी, भले ही मेरी आवाज़ थोड़ी धीरे होगी, लेकिन बाकी आवाज़ें आ रही होंगी। तो ये टाइगर टेरिटरी है, 90% संभावना है कि टाइगर मुझे देख रहा है, लेकिन वो किसी को कुछ बोलता नहीं था। यही बात जिम कॉर्बेट गांव वालों को समझाते थे कि आप लोग जंगल में लकड़ी बीनने जाते हो, चारा बीनने जाते हो, गाय चराने जाते हो, क्या ऐसा नहीं होता होगा दिन भर टाइगर आपको देखता हो, फिर आप लोग जिंदा कैसे हो? क्योंकि टाइगर जेंटलमैन हो, जब तक आप उसका कुछ बिगाड़ते नहीं वो आपका नहीं बिगाड़ता। और इनके साथ हुआ था एक्सपीरियंस, एक बार ये जंगली मुर्गी मारने गए थे, टाइगर इनके सामने आ गया था, ये डर गए थोड़ी देर के लिए, लेकिन टाइगर ने थोड़ी देर इनको देखा, वापस चला गया। और जब इन्हें यह एहसास हुआ कि जिस तरीके से ये शिकार चल रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि भारत में ना टाइगर बचेगा ना लेपर्ड बचेगा। और टाइगर के संरक्षण के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। उनका जिम कॉर्बेट बहुत रसूख वाले थे, उनके सारे दोस्त, कोई डिप्टी कमिश्नर था, कोई कमिश्नर था, और जो उन्होंने 1936 में पहले नेशनल पार्क की स्थापना कराई, जिसको कि आज हम जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से, उस टाइम पर वो जिम कॉर्बेट की मेहनत की वजह से ही बना था, और उसका नाम रखा था उनके ही दोस्त जो गवर्नर थे, हैली, उनके नाम पे रखा गया था हैली नेशनल पार्क। बाद में भारत सरकार ने जिम कॉर्बेट की मृत्यु के बाद इसका नाम कर दिया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और दोस्तों, जब जिम कॉर्बेट इंडिया को छोड़ के केन्या गए थे तो वहाँ बड़े दुखी रहते थे। वहाँ के लोग जो उनसे मिलने जुलने वाले थे, वो एक बात जानते थे कि जिम कॉर्बेट जिंदा हैं तो सिर्फ अपनी किताबें पूरी करने के लिए। और उनकी आखिरी किताब उनकी मृत्यु के बाद ही पब्लिश हुई थी। 1943 में जब जिम कॉर्बेट इंडिया में ही थे, उन्होंने अपनी पहली किताब ऑक्सफोर्ड भेजी थी पब्लिश करने के लिए। उसका नाम उन्होंने रखा था जंगल स्टोरीज, लेकिन ऑक्सफोर्ड प्रेस वालों ने उसका नाम चेंज करके कर दिया मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, जो कि बहुत ही सुपर हिट बनी। 1948 में रुद्रप्रयाग मैन ईटर के बारे में लिखा, और 1955 की जो उनकी आखिरी बुक थी ट्री टॉप्स, वो उनकी मृत्यु के बाद पब्लिश हुई थी। अब दोस्तों, जब जिम कॉर्बेट ने फैसला किया कि वो इंडिया छोड़ के जाएंगे, तो उन्होंने अपनी ज़मीन जायदाद बेचनी शुरू करी।
ये बात है अक्टूबर 1947 की। नेगोशिएशन चल रहा था। उनका जो घर था गर्नी हाउस, उसको उसके बेचने के लिए नेगोशिएशन चल रहा था। उनकी बहन मैगी बैठी थी, जो कि रियल एस्टेट ब्रोकर का भी काम करती थी, जैसे कि कॉर्बेट की माताजी भी करती थी। हालांकि यह गर्नी हाउस मैगी के ही नाम पे था। वर्मा जी बैठे थे, जिनकी पत्नी कलावती वर्मा जी उस घर को खरीदने वाली थी, और ये सौदा हो रहा था 55,000 रुपये में। जिम कॉर्बेट ने अपना सारा सामान भी बेच दिया था, लेकिन एक कारपेट उन्हें बहुत पसंद था। तो उन्होंने वर्मा जी से पूछा, क्या मैं ऐसे लेके जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे केन्या में ऐसा कारपेट मिलेगा। वर्मा जी ने कहा, बिल्कुल साहब, आप बिल्कुल लेके जा सकते हैं। अब जो आजकल आप जिम कॉर्बेट के काला डूंगी वाले बंगले को जानते हो, जिसमें कि आजकल म्यूज़ियम बना हुआ है, और वो छोटी हल्द्वानी जिसे जिम कॉर्बेट ने ही बसाया था, करीब 221 एकड़ लैंड उन्होंने 1500 रुपये में खरीदी थी, और जब वो देश छोड़ के जा रहे थे उसके 40 प्लॉट काट दिए थे उन्होंने और सबको दे दिया था। केन्या जाके भी उस गांव का गवर्नमेंट का टैक्स जिम कॉर्बेट केन्या से भर रहे थे। तो वो घर जिम कॉर्बेट ने बेचा था चिरंजी लाल शाह को 14,000 रुपये में, और बताया जाता है कि वो 14,000 रुपये का कर्जा था कॉर्बेट के ऊपर चिरंजी लाल शाह का। वो कर्जा चुकाने के लिए उन्होंने वो घर बेच दिया था। चिरंजी लाल शाह जी ने जो बंगला 14,000 रुपये में ख़रीदा था 1947 में, 1965 में भारत सरकार ने बंगला वापस खरीद लिया 20,000 रुपये में, और 1967 में उसको जिम कॉर्बेट का म्यूज़ियम बना दिया, जो कि आज भी म्यूज़ियम है, जहां पर आप जा सकते हैं। और जो उनका नैनीताल वाला बंगला है गर्नी हाउस, उसको भी नीलांजना डालमिया जी ने खरीद लिया था, और उसमें उन्होंने जिम कॉर्बेट का सारा सामान सहेज के रखा है। एक तरह से वो भी म्यूज़ियम ही है। बहुत सारे लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन वहाँ भी जिम कॉर्बेट का सारा ही सामान रखा है। एक एक ड्रॉर खोलने पर याद आती है जिम कॉर्बेट की। दोस्तों, पीछे से इधर से बार्किंग डियर कॉल हो रही है, और पीछे से पिकॉक की कॉल हो रही है। तो अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि जिम कॉर्बेट ने भारत क्यों छोड़ा था। तो उनकी सिस्टर मैगी ने जो एक थोड़ा सा इंटरव्यू दिया था, मिस्टर हॉकिंस की बुक है जिम कॉर्बेट्स इंडिया, उसमें थोड़ा सा पार्ट पब्लिश किया था, क्योंकि मैगी की डेथ जिम कॉर्बेट के बाद हुई थी और दोनों की कब्र आसपास में ही है। तो उन्होंने कहा था कि जिम कॉर्बेट पार्टीशन से भी दुखी थे, जंगल जिस तरह से कट रहे थे, एक बार जंगल की बहुत बड़ी आग लगी थी, उससे भी दुखी थे, और उनको ऐसा फील हो रहा था कि क्योंकि वो ब्रिटिश हैं, अब ब्रिटिशर्स का राज चला जाएगा तो उनकी वो इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी, और शायद लोग उनको उस निगाह से ना देखें जैसा पहले उनको देखते थे। ये वजह थी। और जो जिम कॉर्बेट की कब्र है केन्या में नियरी में, उस कब्र में भी लिखा हुआ है जिम कॉर्बेट फ्रॉम नैनीताल, क्योंकि उनका जन्म स्थान भी नैनीताल था, और बोला जाता है कि वो अपनी शरीर लेके गए थे, आत्मा उनकी हिंदुस्तान में ही थी। तो दोस्तों, मेन फैक्टर जो लोग बोलते हैं, जिस बात के लिए मैंने शुरू में बात बोली थी कि जो भी मैं बात बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं प्रिंट हुई है, मैंने पढ़ी है, तब मैं बोल रहा हूँ कि वो जो चार लोग जो चार बातें करते हैं, जो हर इंसान के जीवन में सिर्फ नुकसान करने के लिए आते हैं, और जो लोग उनकी बातों पे ध्यान देते हैं उससे वो परेशान होते हैं, शायद उन चार लोगों का भी रोल था जिम कॉर्बेट से के इंडिया से जाने में। एक तो ये बात कि उनको लगता था कि भाई जंगल, क्योंकि पार्टीशन में दंगे इतने हुए, उनको लग रहा था कि इंडिया इतना शांत था, अब उतना शांत रह नहीं जाएगा, रहने लायक नहीं है, जंगल की कटने की पोजीशन। ये बात थोड़ी सी इसलिए मैं नहीं मानता क्योंकि पहले तो जिम कॉर्बेट इतने पावरफुल थे कि उन्होंने नेशनल पार्क बना दिया था, लेकिन उनको लग रहा था कि शायद आने वाली भारत सरकार उनकी नहीं सुनेगी, क्योंकि वो अंग्रेज हैं, तो वो जंगल के लिए उतना कुछ कर नहीं पाएंगे। हालांकि उल्टा हुआ, भारत सरकार ने तो उनका बंगला भी खरीद लिया, म्यूजियम बनाया। उस नेशनल पार्क का नाम हेली जिसका था, उन्होंने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया। अगर वो होते तो उनका सम्मान उतना ही होता, शायद उससे ज़्यादा ही होता।
तो लेकिन जो कुछ अफवाहें उड़ती थी जो कि मैंने पढ़ी हुई हैं, गलत हैं, 200% गलत है, लेकिन कुछ मूर्ख लोग जिन्हें कोई काम नहीं होता वो इस तरह से बातें करके एक लेजेंड, एक इंसान को परेशान कर देते हैं। वो जो बातें होती थी, एक तो लोग बातें करते थे क्योंकि अपनी सिस्टर मैगी के साथ रहते थे, उसके बारे में भी कुछ लोग ऊट पटांग चर्चा करते थे। जिम कॉर्बेट की आंखें नीली थीं और आज छोटी हल्द्वानी में मूल निवासी बचे ही नहीं हैं, 2-4 ही हैं, लेकिन उस टाइम पे जो निवासी थे, कुछ घरों में नीली आंखों वाले बच्चे पैदा हुए तो लोगों ने खुस-फुस करके बातें करने शुरू कर दी। हालांकि किसी की हिम्मत नहीं थी कि जिम कॉर्बेट के सामने बात कर ले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। गवर्नर से लेके, कमिश्नर से लेके, पुलिस से लेके सब उनके जान पहचान वाले होते थे। अच्छा खासा उनका रसूख था और शायद ये कारण भी हो वो 4 लोग, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स चले गए तो जिम कॉर्बेट को ये भी लग सकता होगा, भारत छोड़ने के कारण उन्होंने कभी किसी को बताया नहीं। मैगी ने जो बातें बताई कि पार्टीशन और ये बातें, एक संभावना वो 4 लोग भी हो सकते हैं जो ऊट पटांग बातें करते थे। पहले अंग्रेज़ों के टाइम पे तो उनकी हिम्मत थी नहीं कि सामने अब पीठ पीछे ही बोल दें, लेकिन सुनने में कहीं ना कहीं से बातें तो आ जाती थी उनके पास। लेकिन शायद उनको लगा हो कि ये लोग ऐसी बातें सामने भी कर लेंगे। ये सिर्फ अंदाज़ा है, लेकिन ये बात मैंने प्रिंट मीडिया में पढ़ी है तो बताई, और ये बात 200% गलत है। और ये 4 लोग, बड़े से बड़े, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। आप किसी भी महान व्यक्ति का नाम ले लो, उसके बारे में ऊट पटांग बातें करने वाले 4 लोग हमेशा मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये वजह थी जो जिम कॉर्बेट ने शायद भारत को छोड़ा। पार्टीशन, जंगल की कटाई, जंगल में आग, और उनको लग रहा था ब्रिटिशर्स के जाने के बाद शायद उनकी पोजीशन पहले के जैसे ना रही हो। हालांकि भारत छोड़ने के बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी थे और उनका मन बिल्कुल नहीं लगता था वहाँ पे। हर कोई जानता था किताब पूरी करने के लिए जी रहे हैं, वही हुआ। जैसे ही आखिरी किताब उन्होंने फिनिश करी, हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। तो दोस्तों, ये थी एक इन्फॉर्मेशन जिस टॉपिक पे मैंने बात शुरू की थी कि जिम कॉर्बेट ने भारत क्यों छोड़ा। शायद इनमें से कोई टॉपिक रहा हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।